नमस्कार बच्चों, आज के चैप्टर में हम बात करेंगे रेशों से वस्त्र तक। चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर जो वस्त्र हम यूज करते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनके रेशे किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतु से प्राप्त होते हैं। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव्य रेशे कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जांतव्य रेशे किसे कहते हैं? तो वह रेशे जो जंतु से प्राप्त किए जाते हैं जांतव्य रेशे कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? जो ऊन प्राप्त होती है भेड़ के शरीर से, स्वेटर वगैरह बुनने के काम में आती है, वो भेड़ के कौन से शरीर से प्राप्त की जाती है? कौन सा भाग होता है जिससे ये ऊन या रेशे में प्राप्त होते हैं? देखिए, बात करते हैं हम कि इन रेशों को ऊन में, क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार से ख़रीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? देखिए, डेली रूटीन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो ऊन होती है, ऊन भेड़ से प्राप्त की जाती है। हम कह देते हैं कि साहब भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। जो भेड़ होती है उसके बालों से ऊन बनाई जाती है। लेकिन आखिर क्या सीधे ही बालों से ऊन बना ली जाती है? इसका क्या प्रोसेस होता है? किस तरीके से उन बालों को कतरा जाता है? किस तरीके से उन्हें ऊन में परिवर्तित किया जाता है? इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से की जाती है? ठीक इसी प्रकार से जैसे रेशम होता है। रेशम, हम जानते हैं कि रेशम जो होता है रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम के कीट से प्राप्त होता है। लेकिन आखिर रेशम कीट से किस प्रकार रेशम तैयार किया जाता है? तो इन सब बातों के बारे में हम आज के चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जांतव्य रेशे। जांतव्य रेशे का मतलब है ऐसे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जांतव्य रेशों में सबसे पहले हमारे पास आता है ऊन। देखिए, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो हवा होती है वो क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। देखिए, इसके लिए एक एक्टिविटी हमें दी गई है। एक्टिविटी की हम बात करते हैं। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? बिल्कुल लगता है। ये कहीं पे बाल कुछ हार्ड होते हैं, कहीं पे सॉफ्ट होते हैं। कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम होते हैं? हमारे ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के बाल पाए जाते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। देखिए, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तो रेशे किससे प्राप्त होते हैं? ऊन के रेशे। जो मुलायम बाल होते हैं भेड़ के, तंतु रूपी, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होते हैं। इसे हम कतरित ऊन भी कहते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की ये प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। तो वर्णनात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं
तो इसके लिए आंसर होगा कि तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया जो होती है वो वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित होती है। देखिए, हमें जनरली हम ये मानते हैं कि केवल भेड़ से ही ऊन प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। याक एक प्राणी है जो कि तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, इससे भी ऊन प्राप्त की जाती है। इसी तरीके से जो ऊँट होता है, ऊँट से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो कई जानवर होते हैं जिनसे कि ऊन प्राप्त की जाती है। बकरी से भी ऊन प्राप्त की जाती है। देखिए, बकरी के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा एक बकरी की नस्ल है जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन सोलें बनाई जाती है जिन्हें पश्मीना सोलें कहते हैं। तो पश्मीना सोलें जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? फर या मुलायम बाल प्राप्त करे जाते हैं बकरी से। और बकरी कौन सी होती है? कश्मीरी बकरी होती है। तो कश्मीरी बकरी के फर से या बालों से तैयार सोलों को क्या कहा जाता है? पश्मीना सोले कहा जाता है। ठीक है, अंगोरा किस्म की जो पहाड़ी नस्ल होती है उससे भी ऊन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो, ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। देखिए, ऊंट दिखाया गया आपको। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो लामा और एल्पेका से भी आपको क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। देखिए, ये लामा इस टाइप का होता है और ये एल्पेका होता है, इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अब क्या करना है आपको? अपने जानकारी के अनुसार जितने भी ऊन प्रदान करने वाले जंतु हैं उनके नाम लिखने हैं। उनकी फ़ोटो अगर कहीं से आपको मिल जाए तो वो फ़ोटो आपको अरेंज करनी है और अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर इनको चिपकाना है। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। मतलब एक्चुअली में आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको पता लगाना है कि हमारे क्षेत्र में या हमारे आसपास या हमारे जितने भी ऊन देने वाले जो जंतु है उनको क्षेत्र विशेष में किस नाम से जाना जाता है। तो वो नाम आपको लिखना है और उस क्षेत्र विशेष को भी आपको दर्शाना है कि वो कौन से क्षेत्र में पाए जाता है। जैसे ऊँट की बात की जाए तो ऊँट रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसी तरीके से भेड़ की बात की जाए तो भेड़ भी अधिकतर जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में ही पाई जाती है। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। याक जो है आपका, याक तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। तो अगर कहीं से इनके चित्र मिल जाते हैं तो उन चित्रों को आपको व्यवस्थित करना है और ये किस क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं उस क्षेत्र विशेष का नाम भी आपको लिखना है। इसके बाद में आते हैं रेशों से ऊन तक। तो रेशे तो हमें पता चल गया कि रेशे कहाँ से प्राप्त होंगे। रेशे हमें प्राप्त होंगे जानवरों से। ठीक है, अब उन रेशों से हमें ऊन प्राप्त करनी है। वो किस तरीके से प्राप्त करेंगे? देखिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। देखिए, यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं।
भेड़ शाकाहारी होती है। भेड़ भेड़ कैसा प्राणी है? भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बात करता हूं अपन। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। देखिए, सारणी की बात कर लेते हैं हम। सारणी में यहाँ पर हमें कुछ भेड़ों के नाम बताए गए हैं जो उनकी नस्ल है। जैसे कि लोही भेड़ की नस्ल है, इससे अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर, इससे भूरी ऊन प्राप्त होती है और ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाली जाती है। इसी तरीके से नाली गलीचे बनाने की ऊन इससे प्राप्त होती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाली जाती है। बाखरवाल ऊनी शॉलों के लिए जानी जाती है, ये जम्मू और कश्मीर में पाली जाती है। मारवाड़ी, इससे मोटी और रुक्ष ऊन प्राप्त होती है, गुजरात में पाली जाती है। पाटनवाड़ी, इससे होजरी टाइप की ऊन प्राप्त होती है और ये गुजरात में पाली जाती है। तो एक्चुअली में आपको ये याद हो या ये याद हो कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। इनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो भेड़ की नस्ल होती है उनके नाम बताइए, तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है रेशों को ऊन में संसाधित करना। ठीक है, तो स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। इसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित होता है। देखिए, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ये प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए की जाती है। जिस तरीके से एक नाई या हेयर ड्रेसर आपके बाल काटता है, उसी तरीके से भेड़ के बालों को काट लिया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। जिस तरीके से आप लोग बाल कटवाते हो या शेविंग करते हो तब हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से भेड़ को भी किसी तरीके का कष्ट नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। नेक्स्ट, सेकंड चरण में क्या किया जाता है? देखिए, सेकंड चरण में क्या होता है? त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल, गर्द आदि निकल जाए। ये प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। तो ऊन से चिकनाई, धूल और गर्द को निकाल लेना क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। चरण या स्टेप थर्ड देखिए, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहां विभिन्न गठन वाले बालों को
छांटा या पृथक किया जाता है। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। चरण फिफ्थ देखिए, चरण फिफ्थ में क्या है, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर ऊन से धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। क्रियाकलाप 3.4 देखिए, अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भेड़ पालन एक व्यवसाय है। एक तरीके से भेड़ को पाला जाता है ऊन के लिए, दूध के लिए। तो भेड़ को पालकर भेड़ के शरीर से ऊन उतारना एक व्यवसाय है और एक अच्छी बात है। इससे हमें रेशे मिलते हैं जिससे ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं और एक तरीके से लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो ऐसा करना कोई गलत नहीं है बच्चों। आगे हम बात करेंगे रेशम की। रेशम किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए।